में चर्चा करने वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित, हेडिंग डालिए दर्पण से संबंधित। दर्पण से कहिए, संबंधित, प्रतिबिंब से कहिए, दोनों में वही चीजें होती हैं। दर्पण भी कर लीजिए, प्रतिबिंब आ जाएगी। प्रतिबिंब भी कर लीजिए तो प्रतिबिंब या दर्पण दोनों कर लीजिए। प्रतिबिंब या दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, दर्पण या प्रतिबिंब से संबंधित परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखने के परिभाषाओं को समझने के लिए एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण M1 और M2। ठीक है, अवतल दर्पण है तो इसके उभरी हुई पृष्ठ पर कलई की गई होगी, इसके उभरी हुई पृष्ठ पर कलई की गई और यहाँ से एक मुख्य अक्ष डाली गई है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष डाली गई है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, वस्तु O डैश। ठीक है, O और O डैश कोई वस्तु रखी गई है। इस वस्तु से कोई प्रकाशीय किरण निकलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई दर्पण के किसी बिंदु O, इसको O मान लीजिए, और इसको P पर आकर टकराती है और टकराने के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस से होती हुई निकल जाती है। पहला नियम कल हमने पढ़ा था ना, यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चढ़ती हुई आती है और दर्पण पर गिरती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर आती है वो क्या होता है, फोकस, यानी फोकस से होती हुई निकल जाती है। तो इस तरह ए इधर आ जाएगा और ये प्रकाशीय किरण निकल जाएगी। एक दूसरी प्रकाशीय किरण मान लेते हैं जो इसके सेंटर से होती हुई जाती है, वो दर्पण के किसी बिंदु से टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों यानी पहले एक बार जाएगी ऐसे, यहाँ टकराने पर अपने इसी मार्ग पर वापस पुनः लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरण, यानी ये भी यहाँ से परावर्तित हो गई, ये वापस आते समय ये भी परावर्तित हो गई, ये दोनों जहां पर मिलेंगे यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होगा। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता है, चाहे यहाँ, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होगा। सीधा कहाँ प्राप्त होगा, ये इस साइड में या इस साइड में कहीं प्राप्त हुआ है तो प्रतिबिंब सीधा होगा। इधर प्राप्त दर्पण की अगर देखा जाए बाएं साइड अगर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर बाएं साइड मतलब दाईं साइड प्राप्त हो रहा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा और प्रतिबिंब कैसा होगा वस्तु का, तो यहाँ देखेंगे अगर ये O डैश है तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा I डैश, I डैश रहेगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ये O डैश था, ये I डैश है। ठीक है, O डैश से स्टार्ट हो रहा था, इसका उलट जाएगा, उल्टा प्राप्त होगा। तो यहाँ से संबंधित यहाँ अलग अलग चीजें आती हैं। अब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसकी बात की जाएगी, इसकी क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता, इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। वक्रता केंद्र ये आपका ध्यान से इसको क्या बुलाता है, फोकस बोला जाता है। ये सब परिभाषा भी आप नहीं लिखी इन सबकी ना। ये क्या होता है, यहाँ से इसको बुलाता है पोल या ध्रुव। ये होता है आपका ध्रुव। ठीक है, ये आपकी क्या है, वस्तु है। ये मतलब वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है। ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अब अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए तो एक एक परिभाषाओं को हम देखें कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोकस क्या होता है। तो किसी फोकस की परिभाषा की बात की जाए तो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी वस्तु स्रोत से निकल के दर्पण के किसी बिंदु पर गिरता है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यानी अनंत से आने वाली या किसी वस्तु से निकलकर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं वह बिंदु ही दर्पण का फोकस कहलाता है। तो ये फिगर सबसे पहले ड्रा कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन हमने पहले इस पर चर्चा कर ली है, अब केवल लिख लीजिएगा। आप लोगों को रेगुलर आना चाहिए था। हाँ जी, इसको कीजिए ना, बिल्कुल इसको ड्रा कीजिए। ऑप्शन में आप क्या क्यों नहीं कर रहे हो? वो
सेवंथ में है, तो आप यहाँ के क्यों बैठे हो? सेवंथ वाले को पूरा मैथ पढ़ा के आए हैं। हाँ जी, सीखने के बाद ना बनाना है। पहले बना क्योंकि सारी परिभाषाएं दी गई हैं, पहले बना लीजिए क्योंकि उसी से रिलेटेड एक ही फिगर बनाएंगे, अलग अलग थोड़ी बनाएंगे, इसीलिए एक ही फिगर में सब है तो पहले बना लीजिए, उसके बाद लिखिए। वैसे दोनों चीजें सही हैं, चाहे इसको लिख के बना लीजिए चाहे वैसा करिए, लेकिन पहले बना लीजिए तो ज्यादा बेटर है। हो गया? फिगर जब आप नोट्स में अपने बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट फिगर सीधे बनना चाहिए, सारी लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि यहाँ जिग जैग लाइन में आप कॉपी में बनाए हुए हैं, जिग जैग लाइन कॉपी में ना रहे, सीधे सीधे जैसे फिगर्स होते हैं अच्छे से बनाइएगा। नोट्स बना रहे हैं ना सब लोग, कंप्लीट करते रहेगा साथ साथ में और तैयार भी करते रहेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ जब सिलेबस आपका बड़ा हो जाएगा तब तैयार आप नहीं कर पाओगे, कितना भी कोशिश करो, बाद में कुछ होता नहीं है। लोग कह देते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, ठीक है? हो गया? देखिए अब हम एक एक परिभाषा, क्योंकि हम फिगर बना के परिभाषाओं को समझाने की कोशिश करेंगे अलग अलग, बाकी सारी चीजें इसी में, लेकिन फिगर आप ये नहीं बनाएंगे, फिर उसको समझने के लिए देखेंंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं M1 और M2, ठीक है? ये एक क्या है, अवतल दर्पण हमने लिया, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ कोई वस्तु स्थित है, किसी वस्तु स्रोत से प्रकाश किरण निकलती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो अगर फोकस की बात की जाए तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस। एक वस्तु है ओ डैश, इसको मान लेते हैं, इससे कोई एक प्रकाश की किरण निकल रही है, दर्पण के समांतर जा रही है, और ये कहाँ पे काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो हेडिंग डालिए फोकस। फोकस इसके अंतर्गत लिखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण पर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के किसी बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के किसी बिंदु से परावर्तित होकर, दर्पण के किसी बिंदु से परावर्तित होकर, दर्पण के
किसी बिंदु से परावर्तित होकर जब कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काटती हुई जाती है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काटती हुई जाती है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित काटती हुई जाती है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित काटती हुई जाती है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है, मुख्य अक्ष पर स्थित दर्पण का वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। अगली को लाइन छोड़ के अगली लाइन से एरो देखिए, लिखिए मुख्य अक्ष कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से, ऐसा मत कीजिएगा कुछ लोग कैपिटल एम बोला तो CAPT क्या पर ऐसे लिख देते हैं कैपिटल एफ, ये मत लिखिएगा। हाँ कुछ लोग होते हैं, हमने सब देखा है ऐसे पढ़ाते हुए, वो कैपिटल इस्तेमाल बोलो तो हिंदी में कैपिटल लिख डालते हैं, इंग्लिश में बोलो इस्तेमाल क्या, इस्तेमाल में लिखना तो इस्तेमाल में यूज न करें और सीधा सीधा इस्तेमाल ही लिख देते हैं, तो कैपिटल इस्तेमाल जहाँ बोला जाए उस तरह से लिखिएगा। हाँ कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे अगला पॉइंट वक्रता केंद्र, यानी ये क्या होता है, तो अगली हेडिंग हाँ जी वक्रता केंद्र। अब इसको समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। फोकस तो ये हो गया कि एक प्रकाशित किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई, दर्पण से परावर्तित हुई और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा वह बिंदु क्या कहलाया, फोकस कहलाया। अगर इसी के कंडीशन में अगले में कहा जाए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र के लिए अगर देखा जाए तो देखिए जो दर्पण होता है, हमने क्या बताया था कि ये गोलीय दर्पण होता है, यानी एक कांच के पारदर्शी खोखले गोले का एक भाग होता है जो गोलीय दर्पण होता है। हम क्या करते हैं कि इस भाग को ऐसे किसी जगह से काट लेते हैं, ठीक है। तो यानी मुख्य अक्ष जो होता है, यानी अगर हम सेंटर पॉइंट ये मान लें कि हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ध्यान से देखिए, अगर हम ये मान लें ये हमारा दर्पण हो गया, इसके पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक है, या पेंट कर देते हैं, और ये हमारा M1 हो जाता है, ये M2। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले कांच के पारदर्शी गोले का भाग होता है, उसी के सेंटर पॉइंट को, यानी हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले पारदर्शी गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी यही उसका क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यानी ये समझ में आ गया कि कैसे हुआ है, बाद में इसको क्या करें, इसको निकाल दिया जाता है, तो आपका वक्रता केंद्र क्या हो गया, ये हो जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, और ये क्या है, ध्रुव है इसका, यहाँ पे क्या होता है, ये ध्रुव यानी ध्रुव, यहाँ ध्रुव हो जाता है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल C, ठीक है। तो हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र, इसके अंतर्गत लिखिए गोलीय दर्पण कांच के जिस गोलीय दर्पण कांच के जिस पारदर्शी खोखले गोले का एक भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को होता है, उसके केंद्र को
दर्पण का वक्रता केंद्र, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके दर्पण केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई? यानी जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उसका सेंटर ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब एरो देखिए नीचे, इसमें लिखिए, यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष पर सेंट्रॉइड पे स्थित होता है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अगला एरो देखिए, इसमें लिखिए, इसके बाद होता है। इसी में अगला एरो देखिए, लिखिए, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है ध्रुव या दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण के ध्रुव की बात की जाए तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसी फिगर में देख लीजिए। यानी मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, दर्पण पर स्थित वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है, वही बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का ध्रुव निकालिए। देखिए, मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये तीनों परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं इससे रिलेटेड थी, ये परिभाषाएं हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कुछ और चीजें जो आगे चल के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक फॉर्मेशन बनाया जाता है, उसको हम देखेंगे। देखिए, पहले जो था तो आपके चैप्टर्स में 3 फार्मूले दिए गए हैं। पहला फार्मूला है F बराबर R/2। तो हम देखेंगे F क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल R क्या होता है यहाँ पे, और उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है 1/F = 1/U + 1/V। ये फॉर्मेशन कहाँ से उत्पन्न हुआ और कैसे आया, और एक आता है आवर्धन का सूत्र M = I/2 V/U। ये 3 फॉर्मेशन आपके इस चैप्टर में मिलेंगे। पहले के एग्जाम्पल, पहले का जो सिलेबस था आज के 2016, 2014, 13, 12 में, उसमें ये जो फार्मूले थे, फार्मूलों को सिद्ध करने के लिए आता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे ये उत्पन्न हुआ। देखिए, सबसे पहली चीज तो F और R है क्या, पहले फार्मूले में, क्योंकि फार्मूला होता है स्मॉल f = कैपिटल R/2। ठीक, अब ये क्या क्या चीजें हैं, हम इसको ध्यान देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, F जो होता है इसको आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ध्यान दिया जाए तो ये फोकस है, यानी फोकस यहाँ से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यानी अगर इसमें मार्क किया जाए तो ऐसे यहाँ से इसको हम क्या प्रदर्शित कर देंगे, स्मॉल f से प्रदर्शित कहाँ तक की दूरी, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी, क्लियर। आगे अगर बात की R की बात की जाए तो यहाँ से देखिए, ध्यान से, जो सेंटर होता है यानी केंद्र से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरी दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, कैपिटल R कहलाती है, जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो
वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इस फार्मूले पर ध्यान देते हैं। क्या कहा गया कि F इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया? F का मतलब फोकस दूरी जो बराबर होती है वो वक्रता त्रिज्या बटा 2 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या? यानी ये जो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये इसकी आधी होती है। ये मतलब ये दुगना होगा, या ये इसका मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। इसे सॉल्व कर लेंगे। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2F, यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो की दुगनी है, किसकी? फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये दोनों फार्मूले हैं, ये आपके यूज्ड में आते हैं, इन्हीं से निकली हुई चीजें हैं। यानी क्या होती है, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी पहले आता था कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोनों एक ही बात होती है, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। अब ये आया कहाँ से, उत्पन्न कैसे हुआ? तो पहले ये दोनों पर चीज मेंशन कर लीजिए, अपना जो ऊपर फिगर बनाया उसमें ये भी दर्शा दीजिए, उसके बाद हम इसकी परिभाषाएं लिख लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे सिद्ध होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों परिभाषाओं को लिख लीजिए, फोकस और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। ठीक है, तो चित्र में ये अंकित जरूर कर लीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिए, बनाए हैं ऊपर चित्र में, इसको अंकित कर लीजिए कि क्या फोकस होती है दूरी और क्या वक्रता त्रिज्या होती है, उसको मेंशन कर। इधर कैसे मेंशन कर लो? यहाँ से यहाँ तक होगा ना, यहाँ नीचे करना चाहिए, तो समझ पाओगे? हाँ ठीक है, नीचे नहीं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये लगाने का है कि यहाँ से मतलब इसके बराबर से और इसके पोल के बराबर तक। ठीक है, मतलब कुछ समझ जाओ, मुझे यही गलत कंफ्यूजन ना हो जाए। हो गया? तो पहले हेडिंग डाल दीजिए फोकस दूरी, अगर आप इसमें मेंशन कर चुके तो हेडिंग डालिए फोकस दूरी। हो गया? इसमें लिखिए दर्पण के ध्रुव से, इसमें लिखिए वो जो हेडिंग डालिए फोकस दूरी, और उसमें लिखिए फोकस दूरी हेडिंग डालिए आगे, और उसमें लिखिए फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से वक्रता के, दर्पण के ध्रुव से फोकस, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। नहीं वहीं पे लिखना, जहाँ लिखिए वहीं बस मेंशन उसमें कर दीजिए, चित्र में सब कुछ बना लेगा। ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से, इसे स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ लिखिए, इसलिए स्मॉल एफ बोल रहे हैं, कैपिटल में लिखिए वो गलत हो जाएगा, फिजिक्स है। अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल का लिखिए तो कैपिटल क्या है, कैपिटल फोकस हो जाएगा, दूरी जो होगी वो स्मॉल एफ से प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, आगे अगला क्या वो प्रदर्शित की जाए, किया जाता है, किया जाता है। अगला वक्रता त्रिज्या हेडिंग डाल लीजिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती क्या है तो इसको भी लिख लीजिए, फोकस के बीच की दूरी। तो ध्रुव से, अच्छा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोगों को परिभाषाएं याद करनी पड़े, याद हो जा रही है ना अपने आप, समझिए। बस यहीं से अगर समस्या यहाँ से अगर नहीं समझ में आए तो बार बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं। अगर सही से एक बार समझ लोगे तो परिभाषाएं अपने आप बनाओगे और अपने आप लिखोगे उसको। मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे आप लोगों को भी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी बुक को आप ऐसे खड़े होकर बोलेंगे, केवल और केवल ध्यान से समझते जाइए। चीज़ों को ना समझ में आए तो खड़े होकर बार बार आराम से पूछिए, 2 बार नहीं 10 बार पूछिए। इससे क्या होगा,
आज आप पढ़ रहे हो, कल यही चीज़ सेम टू सेम आपको पूछा है, खड़े होकर पढ़ा दोगे, स्टेप बाय स्टेप, जरूरत नहीं पड़ेगी किताब उठा के कोई भी मिला लेगा, जैसे चाहे वैसे किताब की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जब ध्यान से देखोगे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको अपने आप अपने मन से इसके डेफिनेशन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी या मध्य की दूरी, चाहे ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए अब आपके पेपर में आता तो है नहीं, सही चीज ये है, ये सिद्ध करने को आपके सिलेबस में हटा दिया गया कि कैसे ये उत्पन्न हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ जानना तो चाहिए, लेकिन जानने के लिए आपको अच्छी खासी क्या नाम को सॉरी ज्यामिति की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात इसका रेखा गणित की अच्छी खासी नॉलेज उसमें होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि क्या है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं एक बार कि इसको समझा दिया जाए, उसके बाद हम इसको लिखाएंगे एक पॉइंट में। तो देखिए ध्यान से हम देखते हैं, अब ये संबंधित परिभाषाएं जो हैं आपकी समाप्त हो गई। तो अब हम जैसे सिद्ध करेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए फोकस दूरी जो होती है, दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी r बराबर 2f या r बराबर f बराबर r/2 सिद्ध करना। कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक अवतल दर्पण लेते हैं M1 और M2। ठीक है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है तो इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आती है और दर्पण के किसी बिंदु Q से आकर टकराती है। ठीक है, ये दर्पण का पोल है अर्थात ध्रुव है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से टकराने के पश्चात ये क्या हो रही है, यहाँ से इसके फोकस से होती हुई निकल जाती है। क्लियर, और ये हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए हमने क्या कहा था, परावर्तन के नियम पढ़ाते समय आप ध्यान दीजिए, एक चीज हमने ध्यान लिखा था कि जब कोई प्रकाशित किरण दर्पण के किसी बिंदु पर आती है तो जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है, और उनके मध्य में हम 90 डिग्री का कोण अगर डाल देते हैं तो वो क्या होता है, क्या कहलाता है, अभिलंब होता है। अभिलंब याद है कि नहीं याद है? और अभिलंब, तो ये कौन सी किरण है, कौन सी किरण होती थी ये? ऐसे भूलोगे तो कैसे चलेगा काम, बीच बीच में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये कौन सी किरण होती थी? और ये क्या होता था? अभिलंब। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते थे अभिलंब को? कैपिटल N से। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमने क्या बनाया, इतना भी बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर भी देखिए थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिए, हम एक कोशिश करें। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ध्यान से, कुछ नामांकन यहाँ एक आपको एक दिखाई दे रहा हो कि ये अगर ये डॉटेड लाइन से बनाया जाता है वैसे, तो ये वाला पूरा आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो इसको हमको ये देखना है कि हमको एक त्रिभुज, ये त्रिभुज को अगर बाहर निकाल लें तो ये त्रिभुज की संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है, ऐसे और ऐसे बना हुआ, ऐसा ही तो कोई त्रिभुज बना हुआ है वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? तो ये है Q, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है आपका F। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस बात को कि हमने एक चीज कहा था कि ये जो आपतन आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है, आपतन कोण। और इसको प्रदर्शित किससे करते थे? आई से, स्मॉल आई से। और ये वाला कोण कौन सा कोण होता था? परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, ये होता है आपका परावर्तन कोण। इसको किससे प्रदर्शित करते थे? स्मॉल r से प्रदर्शित करते थे। अब हमने क्या कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते थे, अर्थात अगर यहाँ भी इसको हम नाम दे दें कि ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है, और इसको हम नाम दे दें कि ये वाला पॉइंट हमारा है B, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण A, Q और C, यहाँ C है ना, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से, यानी कोण इसमें देखिए तो कोण A, Q और C बराबर होगा, यानी ये वाला कोण बराबर है किस वाले से? C, Q और F से, ये वाले कोण दोनों क्योंकि बराबर ना, I बराबर R, तो कोण C और Q और F की इसके बराबर है। क्यों बराबर है? तो कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसलिए ये क्या है? बराबर है। तो यानी ये कोण इसके बराबर हो गया। आप लोगों ने मैथ जब पढ़ रहे होंगे तो ऐसे दो लाइन खींची जाती थी और कहा जाता था ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है, और जब इनको तिर्यक रेखा कोई काटती है, कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण यानी कि ये वाले कोण बराबर होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब ध्यान देखिए, हमने कहा था ये रेखाएं समानांतर जाती हैं, तो ये रेखा और ये रेखा, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ध्यान दीजिए, ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, या ये वाली ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है विलंब वाली, ये देखिएगा, तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण भी तो होगा। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला, ये दोनों पहले से बराबर थे, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर हो गया, ये दोनों तो पहले बराबर हैं, और ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए या नहीं होंगे? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण इस त्रिभुज में बराबर है। तो जब दो कोणों के तिर्यक कोणों के आपस में संयुग्मी बराबर होते हैं तो इनके सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। और जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कहने का मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? बराबर है, ठीक है। हम तो ये तो सिद्ध करें कि ये इसके बराबर है, हमको ये सिद्ध करते हैं कि ये इसके बराबर है, उसका हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दर्पण के द्वारा को छोटा करते हैं, जब करेंगे तो धीरे धीरे जैसे इसको छोटा करेंगे तो सिकुड़ता जाएगा और धीरे धीरे ये वाला पॉइंट धीरे धीरे नीचे आता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये P पर आ जाएगा। जैसे ये P पर आ जाएगा तो हम ये कह देंगे कि CF इज इक्वल टू FP, क्योंकि ये वाला इसके बराबर इसी पे आके सेट हो जाएगा, तो FD, FP और QCF ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको 1 सेंटीमीटर मान ले, इसको 1 सेंटीमीटर मान ले, तो पूरा कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर को ये पूरा क्या होता है? ये R होता है, तो यहाँ R कितना निकल गया? 2, और अगर FP की बात, ये फोकस ही तो है, ये कितना है? 1, तो आधा ही तो हुआ, 2 का 1 आधा, इसलिए ऐसा सिद्ध होता है कि जैसे ये फोकस दूरी उसके बाद की आधी होती है। थोड़ा मैंने जल्दी में इसको ट्राई किया है, इसको हम कल और ज्यादा डिटेल में डिस्कस